हेलो स्टूडेंट, नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। केम छो? कैसे हैं आप लोग? सभी बच्चे बताएंगे। आज के इस सेशन में आप सभी बच्चों का स्वागत है और आज के इस क्लास के सेशन में हम लोग करेंगे जीके जीएस के एमसीक्यू क्वेश्चन, जिससे हम लोग बहुत सारी फैक्ट से रूबरू होंगे। ठीक है, तो सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे कैसे हैं आप लोग। ठीक है, सभी बच्चे बताएंगे। तो चलिए हम लोग क्लास की ओर चलते हैं। उससे पहले हम लोग एक चाणक्य के द्वारा एक बात कही गई है जो आपको स्क्रीन पे द्वारा दिख रहा होगा। कोई भी व्यक्ति अपने कार्यों से महान होता है, अपने जन्म से नहीं। इसलिए हम महान तभी बनेंगे जब हम मेहनत करेंगे। तो हम लोग क्लास की ओर चलते हैं। ठीक है, सभी बच्चे कमेंट करेंगे उन्हें क्लास कैसा लगता है और किस किस टाइप के क्वेश्चन में आपको इशू आती है। ठीक है, तो आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहे होंगे। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? क्वेश्चन दिख रहे होंगे। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? ऑप्शन ए आपको दिखेंगे स्क्रीन पे, मोनाको। ऑप्शन बी आपको दिख रहे होंगे, वेटिकन सिटी। ठीक है, एंड ऑप्शन सी आपको दिख रहे होंगे, नाउड। एंड ऑप्शन डी जो आपको दिखेंगे वो है सैन मारिनो। तो बताएंगे बच्चे विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा देश जो है वो वेटिकन सिटी है। कौन सा देश है? वेटिकन सिटी। ये क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे छोटा देश है, जो लगभग 0.49 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, विश्व का सबसे छोटा जो देश है वो वेटिकन सिटी है, यानी हमारा जो बी ऑप्शन है वो क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, ये कितने क्षेत्रफल में है? 0.49 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। ठीक है, तो बी आंसर को हम लोग लॉक करेंगे और पोल के माध्यम से आपको करेक्ट आंसर भी शो होगा और साथ ही साथ आपको राइट साइड में रेड बॉक्स में उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया रहेगा। ठीक है, तो अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताते रहिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। ठीक है, इसमें क्या क्वेश्चन कह रहा है? विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? विश्व का यानी वर्ल्ड का सबसे बड़ा देश कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी आपको दिख रहा होगा कनाडा, ऑप्शन सी है रूस एंड लास्ट हमारा ऑप्शन डी अमेरिका। तो विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा देश हमारा रूस है, क्योंकि अगर इसकी बात क्षेत्रफल की दृष्टि से किया जाए तो ये दुनिया का सबसे बड़ा देश है। लगभग 1.71 करोड़ वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। कितने में फैला हुआ है? 1.71 वर्ग किलोमीटर में। तो ये ध्यान रखिएगा कि रूस जो है विश्व का सबसे बड़ा देश है। ठीक है, आपको पोल के माध्यम से भी आंसर शो करेंगे और रेड बॉक्स हर समय की भांति आपको एक्सप्लेनेशन में दिख जाएंगे। ठीक है, तो सभी बच्चे कमेंट करके बताते रहिएगा। ठीक है, कैसा आपको क्लास लगता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, नीली क्रांति का संबंध किससे है? ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा इस चीज को, नहीं भी पढ़ा तो भी यहाँ पे आपको जानकारी मैं दूंगी। अगर जो बच्चे जानते हैं वो इसका जवाब जरूर देंगे। नीली क्रांति का संबंध किससे है? ए है दूध उत्पादन से, बी ऑप्शन हमारा है मत्स्य उत्पादन, सी जो है हमारा अनाज उत्पादन और डी आपको दिख रहा होगा जो लास्ट है हमारा फल उत्पादन। ठीक है, मत्स्य उत्पादन जो हमारा है वो राइट है, क्यों? मत्स्य यानी हम लोग मछली को बोलते हैं। तो नीली क्रांति का संबंध जो है वो बी ऑप्शन मत्स्य उत्पादन से है। इसका जो उद्देश्य था यानी नीली क्रांति का जो उद्देश्य था वो मछली उत्पादन को बढ़ाकर पोषण और रोजगार के अवसर को प्रदान करना था, उसको बढ़ाना था। इसलिए नीली क्रांति का संबंध किससे था? तो मत्स्य उत्पादन से था। ये बी हमारा राइट आंसर है, इसको हम लोग लॉक करेंगे। ठीक है, और पोल के माध्यम से आपको आंसर शो भी करेगा और रेड बॉक्स में आपको राइट साइड में एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगी। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। ठीक है, क्या है? दुनिया की सबसे गहरी झील कौन सी है? दुनिया की सबसे गहरी झील कौन सी है?
ऑप्शन आपका शो हो रहा होगा। ए जो है कैप्सियन सागर, बी जो है बैकाल झील, सी आपको दिख रहा होगा सुपीरियर झील, एंड लास्ट हमारा डी जो है विक्टोरिया झील। बताइए दुनिया की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो दुनिया की सबसे गहरी झील जो है वो है बैकाल झील है। ठीक है, बैकाल झील कौन सी है? बैकाल झील है। बैकाल झील जो है वो रूस में साइबेरिया में स्थित है। ठीक है, रूस में साइबेरिया में स्थित है। ये दुनिया का सबसे गहरा झील है जिसकी गहराई सबसे ज्यादा है। अगर गहराई की बात करेंगे तो लगभग 1642 के लगभग इसकी गहराई है। ठीक है, यानी 1642 वर्ग मीटर में इसकी गहराई है। ठीक है, और ये पृथ्वी का 20% हिस्सा जो है ये मीठे पानी को हम लोग को झील में प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। दुनिया की सबसे गहरी झील जो है बैकाल झील है, और ये बैकाल झील जो है वो रूस में साइबेरिया में, और ये दुनिया का सबसे गहरा झील है। लगभग इसकी जो गहराई है वो 1642 मीटर फीट है। तो इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है और इसको लॉक करेंगे। पोल के माध्यम से आपको आंसर भी शो होगा और रेड बॉक्स में आपको राइट साइड में एक्सप्लेनेशन भी दिख जाएंगे। ठीक है, ठीक है बच्चों, कमेंट करके बताइए आपको हमारा क्लास कैसा लगता है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूले, लाइक जरूर करते रहिएगा। ठीक है, अपने फ्रेंडों के साथ शेयर भी करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। प्राचीन भारत में शिलालेखों का जनक किसे कहा जाता है? फिर से क्वेश्चन पढ़ेंगे। प्राचीन भारत में शिलालेखों का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त एंड ऑप्शन डी हर्षवर्धन। तो आपको पता होगा प्राचीन भारत में शिलालेखों का जो जनक है वो सम्राट अशोक को कहा जाता है। ये जो शिलालेख लिखे होते हैं ये ब्राह्मी लिपि में होते हैं। ठीक है, परंपरा के तौर पे अशोक जो सम्राट थे उनको हम लोग जनक कहते हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि प्राचीन भारत में शिलालेखों का जनक किसे कहते हैं? तो सम्राट अशोक को कहते हैं। ठीक है, अगर बात करें हम लोग, ठीक है, अगर बात करें हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो प्रथम उत्तराधिकारी थे और उनका पाटलिपुत्रा में साम्राज्य था, यानी पाटलिपुत्रा की राजधानी में साम्राज्य था। ठीक है, समुद्रगुप्त की बात करें तो समुद्रगुप्त गुप्त राजवंश के चौथे राजा थे। ठीक है, अगर हर्षवर्धन की बात करें तो हर्षवर्धन जो थे वो 7वीं सदी के एक शक्तिशाली भारतीय सम्राट हुआ करते थे। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्राचीन भारत में शिलालेखों का जनक किसे कहा जाता है? तो सम्राट अशोक को कहा जाता है, यानी ऑप्शन बी जो हमारा है वो करेक्ट है। और पोल के माध्यम से आपको इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर भी शो हो जाएगा। ठीक है, सभी बच्चों को समझ में आ रहे हैं? जिन्हें नहीं समझ में आएगा, कोई भी डाउट्स होगा कमेंट्स करके जरूर बताएंगे। ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें और लाइक जरूर करते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, ग्रेट बैरियर रीफ किस देश के तट पर स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ किस देश के तट पर स्थित है? और आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे, इंडोनेशिया, बी है ऑस्ट्रेलिया, सी आपको दिख रहे होंगे ब्राजील, एंड लास्ट हमारा जो ऑप्शन है वो भारत है। तो ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया देश के तट पर स्थित है। किस देश के तट पर स्थित है? ऑस्ट्रेलिया के। यह दुनिया का सबसे बड़ा कोरल रीफ सिस्टम है। यह दुनिया का सबसे बड़ा कोरल रीफ सिस्टम है जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट स्विट्जरलैंड करके एक जगह है, एक तट है, क्वींसलैंड एक तट का नाम है, वहां पे ये स्थित है। ठीक है, तो ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ठीक है, ये कोरल रीफ सिस्टम है। ठीक है, दुनिया का
हम लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यानी बी हमारा जो है करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगर अच्छा चलिए हम एक आपसे पूछना चाहते हैं कि हम लोग राज्य राजधानी पढ़ते हैं, तो आपको यहाँ पे ये 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, इन सभी की राजधानी आप बताइए। ए जो है दिख रहा है हमारा इंडोनेशिया, इंडोनेशिया जो देश है उसकी राजधानी कहाँ है, तो जकार्ता, इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है, जकार्ता। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है, कैनबरा, कहाँ है, कैनबरा। ब्राजील की राजधानी कहाँ है, ब्रासिलिया, कहाँ है, ब्रासिलिया। एंड भारत की राजधानी कहाँ है, तो नई दिल्ली, ठीक है। राज्य की राजधानी जरूर पढ़ा करिए, ठीक है। पोल के माध्यम से आपको आंसर दिखेंगे, एक्सप्लेनेशन भी दिख जाएगा रेड बॉक्स में। एंड हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए बच्चे, चलिए शेयर कमेंट करते रहिए। चलिए आपका क्वेश्चन दिख रहा होगा, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ठीक है। ऑप्शन हमारा क्या है, ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी जो है जेनेवा, ऑप्शन सी जो है लियो जो फ्रांस में, एंड ऑप्शन डी है लंदन। तो इंटरपोल का जो मुख्यालय है वो फ्रांस के लियो में, लियो एक शहर का नाम है, वहां पे स्थित है। यानी हमारा जो सी क्या है वो करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। अगर इसकी बात की जाए तो यह अंतरराष्ट्रीय पुलिस सहयोग का एक संगठन है, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, लियो फ्रांस में, ठीक है। मुख्यालय कहाँ है, लियो फ्रांस में, ठीक है। चलिए आपको इसका आंसर भी मिल जाएगा पोल की माध्यम से, और एक्सप्लेनेशन भी आपको दिख जाएंगे जो रेड बॉक्स में आपको दिखते होंगे, ठीक है। चलिए दिखा, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। कमेंट शेयर करते रहिएगा और जरूर अपनी राय हमें कमेंट में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, किस संशोधन द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। फिर से पढ़ेंगे, किस संशोधन द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। तो ऑप्शन ए है 42वां संशोधन, ऑप्शन बी है 46वां संशोधन, ऑप्शन डी है 44वां संशोधन, और ऑप्शन डी है 73वां संशोधन, ठीक है। फिर से क्वेश्चन पढ़ेंगे, किस संशोधन द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया है। ए ऑप्शन है 42 संशोधन था, या 86 संशोधन था, या 44 संशोधन था, या 73 संशोधन था। तो अगर शिक्षा का मौलिक अधिकार की बात किया जाए तो 86 जो संशोधन हमारे मौलिक अधिकार को शिक्षा के रूप में प्राप्त करवाया गया है। इसे 2002 में अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया था, शिक्षा को मौलिक अधिकार में, ठीक है। इसमें क्या है, ये जो शिक्षा का मौलिक अधिकार है, इसमें खासकर वैसे बच्चों के लिए जो 6 से 14 वर्ष की अंतर्गत आते हैं, और शिक्षा जो इनका एक मौलिक अधिकार हो, उनके लिए संरक्षण लागू किया गया था, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। अगर शिक्षा का मौलिक अधिकार का संशोधन किस रूप में, किस संशोधन में आता है, तो बोलेंगे 46वां में आता है, ठीक है, 86 संशोधन में। चलिए अच्छा, चलिए आपको ऑप्शन में और भी दिख रहे होंगे कि 42 संशोधन के बारे में। तो आपको पता होगा 42वां जो संशोधन है, इसे एक मिनी संशोधन भी कहा जाता है, ठीक है। ये लगभग लगता है 1976 के आसपास ये बना था। इसमें खासकर समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया था, ठीक है। सी में हमारा दिख रहा है 44वां संशोधन, तो ये लगभग आपको लगता है कि 1978 में आया था। इसमें लागू किया गया था कि जो संपत्ति का अधिकार था, मौलिक अधिकार, उसको कानूनी रूप से लागू करके बनाया गया था, ठीक है। और 73वां संशोधन की बात करें तो ये संशोधन लगभग आपको 1992 में आया है, जिसमें पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा के रूप में दिया गया था, लागू किया गया था। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि किस संशोधन द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया, तो है 86वां संशोधन, यानी ऑप्शन बी हमारा जो क्या है करेक्ट आंसर है। और पोल के माध्यम से आपको आंसर भी शो करेंगे और साथ ही साथ आपको एक्सप्लेनेशन भी दिख गया होगा। तो हमारा बी जो आंसर है वो करेक्ट है और इसे हम लोग लॉक करेंगे, ठीक है। चलिए कमेंट करते रहिएगा क्लास कैसा लग रहा है आप सभी को। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए बच्चे पढ़ेंगे क्वेश्चन, सारे बच्चे क्वेश्चन को पढ़ेंगे। बिहार में
बिहार में 1857 के विद्रोह के मुख्य नेता कौन से थे? यानी 1857 में जो क्रांति हुई थी उसके मुख्य नेता कौन थे? ए जो ऑप्शन है मंगल पांडे, बी जो है कुंवर सिंह, सी है रानी लक्ष्मीबाई और डी जो है तात्या टोपे। तो जो हमारा जो करेक्ट आंसर है 1857 में जो बिहार में विद्रोह हुआ था उसके मुख्य नेता जो थे वो बाबू कुंवर सिंह थे, यानी बी जो हमारा है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगर वीर कुंवर सिंह की बात किया जाए तो वो बिहार के ही रहने वाले थे। बिहार में एक जिला है भोजपुर जिसमें एक जगदीशपुर गांव है, वो वहीं के निवासी थे। ठीक है, उनका जन्म भी वहीं हुआ था। लगभग जन्म उनका जो हुआ था 13 नवंबर 1777 में हुआ था। कहाँ हुआ था? वही भोजपुर में, जो जगदीशपुर एक गांव है वहां पे। और उनकी मृत्यु की बात किया जाए तो 26 अप्रैल 1898 में उनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। यानी बिहार में 1857 विद्रोह के जो मुख्य नेता थे वो वीर कुंवर सिंह थे, जो बिहार के रहने वाले थे। भोजपुर जिला में एक गांव है जगदीशपुर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आपको पोल के माध्यम से भी आंसर मिल जाएंगे। तो यानी हमारा जो करेक्ट आंसर है बी है, इसलिए बी को हम लोग लॉक करेंगे। और एक्सप्लेनेशन आपको रेड बॉक्स में राइट साइड में दिख रहे होंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है सारे बच्चे को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चे। चलिए इस क्वेश्चन का आप सभी लोग जवाब दीजिए मुझे। बराबर की गुफाओं का निर्माण किस संप्रदाय के लिए किया गया था? जो बच्चे बिहार के हैं उन्हें पता होगा, शायद वैसे बच्चे गए भी होंगे इस जगह पे। ठीक है, बराबर की गुफाओं का निर्माण किस संप्रदाय के लिए किया गया था? ऑप्शन हमारा दिख रहा होगा जैन संप्रदाय, बी है बौद्ध संप्रदाय, सी है आजीवक संप्रदाय, एंड हमारा जो डी आपको दिख रहा होगा वो है वैष्णव संप्रदाय। तो आप लोग बताएंगे। बराबर एक गुफा का नाम है, ठीक है, उसका निर्माण किस लिए किया गया था, किस संप्रदाय के लिए किया गया था? तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है आजीवक। ठीक है, तो आजीवक के लिए किया गया, यानी सी जो हमारा है वो करंट आंसर है। ठीक है, जो आजीवक संप्रदाय के लोग थे उनके लिए सम्राट अशोक ने बनवाया था। क्यों बनवाया था? क्योंकि इन गुफाओं का उपयोग आजीवक संप्रदाय के साधुओं द्वारा किया जाता था, वो वहां पे रहते थे। ठीक है, और ये जो गुफा है बराबर गुफा जो है ये बिहार के गया जिले में स्थित है। ठीक है, और ये भारत की सबसे प्राचीन शैलकट गुफाएं मानी जाती है। ठीक है, कुछ बच्चे वहां गए भी होंगे। बराबर वहां पे पहाड़ भी है और बहुत अच्छा है, उस ऊपर एक मंदिर है और वहां पे लोग आस्था के तौर पे जाते हैं पूजा के लिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, कभी मौका मिले तो आप लोग उस जगह पे एक बार जरूर जाइएगा। ठीक है, तो बराबर की गुफाओं का निर्माण किस संप्रदाय के लिए किया गया था? वो आजीवक संप्रदाय के लिए किया था। ठीक है, जो साधुओं लोग थे उनके लिए था। ठीक है, तो आपको हमारा क्लास कैसा लगा अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। आपकी कमेंट हमें मोटिवेट करती है और हम चाहते हैं कि आपकी कामयाबी का श्रेय में थोड़ा सा हाथ मेरा जरूर हो। तो हमारा क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो आपके क्लास में आज हम आपसे विदा लेते हैं और फिर नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम, जय हिंद।